Today we are going to start a new unit, Unit 3. यूनिट 3 में हम डिफरेंट टॉपिक देखने वाले हैं, सब टॉपिक हम उसको कहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स। व्हाट आर एंटी अरिथमिक ड्रग्स? एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स जो हम अरिथमिया, ये जो हार्ट की एक कंडीशन है, अरिथमिया एक डिसीज है, हार्ट का डिसीज, उस अरिथमिया के ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं वो सारे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ओके, तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है? ओके, अरिथमिया इट इज अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न ऑफ कार्डियक रिदम। क्या है उसकी डेफिनेशन? इट इज अ डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर अपने नॉर्मल क्वांटिटी से कम या ज्यादा होती है तो उसको हम डेविएशन कहते हैं। मतलब हर चीज या हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, हमारे हार्ट बीट हो या हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो या हमारा पल्स रेट हो, ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर से जो डॉक्टर जाकर चेक करते हैं, उनमें अगर कोई भी बदलाव आता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर कम होता है या फिर ज्यादा होता है, तो फिर वो क्या दिखाता है? दैट इज डेविएशन। मतलब कोई भी नॉर्मल जो रेंज है उससे कम या ज्यादा होना, उसको हम कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन किसका? अगर कार्डियक रिदम, मान लो हमारा, जो आपने एचईपी में पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट दो साउंड निकलता है, लब डब लब डब लब डब, इस तरह से दो साउंड निकलता है और एक कंटिन्यूसली चलता रहता है, लब डब लब डब लब डब। तो ये जो कंटिन्यूस उसका मूवमेंट है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, उसको हम रिदम कहते हैं। ओके, उसी को हम कहते हैं कार्डियक रिदम। एट्रिया और वेंट्रिकुलर, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जो एक प्रॉपर रिदम तैयार होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक रिदम। अगर उस कार्डियक रिदम के पैटर्न में कोई बदलाव आता है तो उसको हम कहते हैं अरिथमिया। ओके, तो जो नॉर्मल कार्डियक रिदम का पैटर्न है वो, उसमें अगर कुछ भी कम ज्यादा होती है चीजें तो उसको हम कहेंगे अरिथमिया। तो नॉर्मल पैटर्न में क्या आना चाहिए? नॉर्मल पैटर्न बिगड़ गया मतलब क्या हुआ, ये हम समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज नॉर्मल पैटर्न। ओके, नॉर्मल पैटर्न में दो चीजें आती है यहाँ पर। सबसे पहले जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका हार्ट बीट कितना होना चाहिए? मतलब जो दिल की धड़कन है, एक मिनट में हमारा जो दिल है, हमारा हार्ट है, कितनी बार धड़कना चाहिए, कितनी बार उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसको हम एक हार्ट बीट कहते हैं। ओके, तो हार्ट बीट नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? एक रेंज है, आइडियल तो 72 है, लेकिन आइडियल 72 किसी की नहीं होती, उसमें वेरिएशन आते रहता है। तो 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट, इतनी रेंज में हार्ट बीट होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल हार्ट बीट। इस नॉर्मल हार्ट बीट में अगर गड़बड़ी आती है, इससे कम होता है हार्ट बीट या ज्यादा होता है, तो हार्ट बीट में अगर कम ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे डेविएशन इन नॉर्मल पैटर्न। जो नॉर्मल पैटर्न है वो डेविएट हो गया, कम ज्यादा हो गया। ओके, तो सबसे पहले डेविएशन में क्या हम देखते हैं? हार्ट बीट देखते हैं। ओके, हार्ट बीट नॉर्मल के रेंज में है या नहीं वो देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कंसिडर करते हैं हम? ऑटोमेटिसिटी। ओके, व्हाट इज ऑटोमेटिसिटी? हमारा जो ड्रग है, ओके सॉरी, हमारा ड्रग नहीं, हमारा जो हार्ट है वो हार्ट दैट इज मायोजेनिक इन नेचर। ओके, व्हाट इज मायोजेनिक? अभी यहाँ पर हम देखेंगे दो तरह के हार्ट होते हैं, एक है मायोजेनिक, दूसरा है न्यूरोजेनिक। यहाँ पर मैं मिटा कर यहाँ पर लिखता हूँ मायोजेनिक क्या होता है। तो मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक, तो दो तरह के हार्ट होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स की प्रजातियां होती है, उनमें हार्ट में खुद में धड़कन पैदा करने की क्षमता नहीं होती, तो उनमें जो हार्ट चलाने की क्षमता, हार्ट चलाने का काम करता है न्यूरो, मतलब ब्रेन। ब्रेन इंपल्स भेजता है, ब्रेन करंट भेजता है हार्ट के पास, और जब ब्रेन से हार्ट की तरफ करंट आ जाएगा तब हार्ट धड़कना शुरू कर देगा। ओके, तो मान लो ऐसे एनिमल में अगर ब्रेन डेड हो जाए, ब्रेन कुछ काम ना करे, तो उसका हार्ट भी बंद हो जाएगा।
किस एनिमल में, अगर उसका हार्ट न्यूरोजेनिक है तो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब हार्ट के खुद के जो मसल है उसको हम मायो कहते हैं। मायो मतलब मसल, ओके, हार्ट के मसल। तो उस हार्ट के मसल, मायो के मतलब हार्ट के खुद के मसल में ही जनरेशन होता है। जनरेशन मतलब इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हार्ट में खुद में ही कुछ ऐसे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्स का जनरेशन करते हैं, ओके। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। हार्ट इज ऑटोमेटिक। तो इसीलिए अगर किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान का ब्रेन काम करना बंद हो जाए, वो ब्रेन डेड हो जाए, फिर भी उसका हार्ट चलते रहता है, बिकॉज हार्ट इज मायोजेनिक, ओके। तो ये मायोजेनिसिटी जो है हार्ट की, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, ओके। तो ये कैसे होता है, इसमें सबसे पहले इम्पल्स का जनरेशन कहाँ पर होता है, तो इट ऑकर्स इन एसए नोड, ओके। तो एसए नोड में, एसए नोड से ही इम्पल्स स्टार्ट होने चाहिए, जनरेट होने चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में एसए नोड से ही जनरेट होने चाहिए, फिर वो जाने चाहिए एबी नोड के पास, ओके। फिर एबी नोड से जाने चाहिए बंडल ऑफ हीज के पास, ओके। और फिर उससे वो ट्रांसफर होने चाहिए परकिंजे फाइबर के पास, ओके। तो इस तरह का पैटर्न होना चाहिए। ऐसे नोड से ही जनरेट होने चाहिए, वहां से जाने चाहिए एबी नोड के पास। दीज आर नथिंग बट मसल्स, हार्ट के मसल्स होते हैं जहां पर इम्पल्स या करंट का जनरेशन होता है, ओके। वो कैसे होता है वो भी हम देखने वाले, ओके। तो ऐसे नोड, उसके बाद एबी नोड, बंडल ऑफ हीज और परकिंजे फाइबर, इस तरह से उसका सिग्नल का ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिसिटी। तो पैटर्न भी ऐसा ही, इसी को हम नॉर्मल पैटर्न कहते हैं। ये नॉर्मल पैटर्न है। अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे नोड की जगह पर ए बी नोड में इंपल्स जनरेट हो जाए, तो ऐसे नोड के पास इंपल्स नहीं बचेंगे, यही से आगे जाएंगे। तो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है एट्रियम में, ओके। तो एट्रियम में इंपल्स मिलेगी ही नहीं, तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से होगा ही नहीं, सिर्फ वेंट्रिकल का होगा, एट्रियम का नहीं होगा, ओके। या फिर ऐसा हो जाए ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो, लेकिन वो पहुंचे सिर्फ ए बी नोड तक, यहीं पर आकर खत्म हो जाए, तो बंडल ऑफ हीज परकिंजे फाइबर, यहाँ पर जो इम्पल्स है, करंट है, वो पहुंचेगा ही नहीं। तो बंडल ऑफ हीज और परकिंजे फाइबर वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, तो वेंट्रिकल का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अच्छी तरह से, ओके। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है, ये जो ऑटोमेटिसिटी है, इसमें भी अगर बिगाड़ आता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अरिथमिया, ओके। तो ये याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता भी होगा, सेव हिज पर्क, ओके। एस ए, फिर एस ए से जाना चाहिए ए बी, एस ए फिर ए बी, ओके। ये आप निकाल दो, इसका कुछ काम नहीं। सेव हिज का मतलब है बंडल ऑफ हिज, और पर्क इज परकिंजे फाइबर, ओके। सेव हिज पर्क, ओके। तो इस तरह से ऑटोमेटिसिटी होनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमिया। अरिथमिया के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर हमने देखा है नॉर्मल रेंज इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम हार्ट बीट होते हैं किसी इंसान में, 60 बीट से कम हार्ट बीट होते हैं, लेस देन 60 बीट पर मिनट, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रैडी अरिथमिया, ओके। ब्रैडी अरिथमिया, ओके। अगर 100 से ज्यादा बीट्स होते हैं, 100 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा उसकी दिल की धड़कन होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टैकी अरिथमिया। तो टैकी अरिथमिया में फिर जाकर आगे बहुत सारे सब टाइप मिलते हैं हमें रेंज के हिसाब से। अगर 100 से 150 बीट्स पर मिनट है, 100 to 150 बीट्स पर मिनट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टैकीकार्डिया। 150 से लेकर 250 बीट्स पर मिनट के रेंज में अगर किसी की दिल की धड़कन चल रही है, हार्ट बीट चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। अगर 250 से लेकर 350 बीट्स पर मिनट, इतनी किसी की धड़कन है, बहुत ज्यादा है वो, तो इतनी अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लटर। इसमें भी दो टाइप होते हैं। अगर एट्रियम में ज्यादा बीटिंग हो रही है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इतना बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रियल फ्लटर। वेंट्रिकल में हो रहा है तो वेंट्रिकुलर फ्लटर, ओके।
अगर 350 से ज्यादा बीट्स पर मिनट है, दैट इज वेरी ड्रास्टिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिलेशन। ये भी एट्रियल फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है। ओके, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसका मीनिंग किससे जोड़ा जाता है? विद द हेल्प ऑफ दिस रेंज। ओके, नीचे का ग्राफ हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। तो अरिथमिया के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी जो नॉर्मल इंपल्स जनरेशन होता है, हार्ट में इंपल्स फॉर्मेशन होता है, करंट फॉर्मेशन होता है, वो आखिर होता कैसे है, वो प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे इस एक्शन पोटेंशियल में। तो हम देखेंगे कि हार्ट में एक्चुअली इंपल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल समझने से पहले एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो कंसेप्ट मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मान लो कोई भी एक सेल है, ओके, अगर उस सेल के अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेल के अंदर क्लोराइड आयंस है, माइनस आयंस ज्यादा है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन उसके इस मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर प्लस भी होंगे, लेकिन सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर की साइड में माइनस चार्ज है और बाहर की साइड में यहाँ पर प्लस चार्ज है, और बीच में कौन है? मेम्ब्रेन है, बीच में एक दरवाजा है। ओके, तो जैसे मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के बीच में आप क्या कर दो, कोई पेपर रख दो, ओके, फिर भी वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। ओके, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है। वैसे ही इन दोनों प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर क्या है? मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर भी वो दोनों एक साथ है और एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कौन होता है? यहाँ पर कैल्शियम होता है। ओके, वैसे ही पॉजिटिव यहाँ पर भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम अंदर भी होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर आयंस। जो सेल के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर आयन। इनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। यहाँ पर भी माइनस होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस नहीं, लेकिन अट्रैक्ट कौन होता है? यहाँ पर क्लोराइड अगर इस मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, क्लोराइड मेम्ब्रेन के पास आते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, क्लोराइड या फिर सल्फेट, जो भी माइनस आयन है। तो माइनस आयन अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर से आ जाते हैं, तो बाहर से कौन आएंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएंगे। जो इधर बाहर के निगेटिव है दूर रहेंगे, SO4 माइनस। ओके, ये दूर रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव है वो पास में आ जाएंगे। वैसे अंदर से मेम्ब्रेन के पास अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव दूर रहेंगे, मेम्ब्रेन के पास नेगेटिव आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह की जो कंडीशन है इसको हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपस में नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में बैरियर है, बीच में एक दीवार खड़ी है, उसको हम सेल की मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के ऊपर की कवरिंग उसको सेल की मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। दोनों रेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी की कोई भी मूवमेंट अभी नहीं है, तो सेल अभी रेस्टिंग फेज में है। ओके, तो सेल की जो इस तरह की तस्वीर आपके सामने दिख रही है, आप अगर इसको इस तरह से इमेजिन करो, देखो, एक अगर आपने इस तरह से इसको इमेजिन किया तो बहुत सारे मैग्नेट यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ओके, मैग्नेट तैयार हो चुके हैं। इस मैग्नेट के एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन किसकी तरह अभी दिख रही है आपको? एक मैग्नेट की तरह दिख रही है। ओके, और मैंने आपको बताया था मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज पोलर इन नेचर। कोई भी मैग्नेट होता है तो वो पोलर होता है। पोलर मतलब उसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे हमारी पृथ्वी भी है, पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमारी पृथ्वी भी है, खुद एक क्या मैग्नेट है, पोलर है। ओके, वैसे ही ये जो सेल की मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या काम कर रही है? एक पोलर की काम कर रही है, मतलब ये मैग्नेट का काम कर रही है, और उसका नेचर क्या है? इट इज पोलर इन नेचर। ओके, तो इंपल्स कैसे जनरेट होगा? इंपल्स करंट कैसे जनरेट होगा? आपने अगर देखा होगा हमारे घर में भी, घर में पॉजिटिव, घर में जो बिजली होती है, बिजली में दो सॉकेट होते हैं। जो सॉकेट होता है, इस तरह का सॉकेट हम देखते हैं, मान लो इस तरह का सॉकेट होता है। ओके, इस सॉकेट में हम पिन
जो हमारी पिन होती है, चार्जिंग की पिन होगा वगैरह होगी, वो हम उसको उसमें इंसर्ट करते हैं। तो एक तीसरा तो कुछ काम का नहीं होता, दो ही काम के होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ओके, तो जब कभी भी हम दो वायर उसमें डालते हैं, फैन के वायर हो, टीवी के वायर हो, मोबाइल के वायर हो, किसी भी चीज के वायर अगर हम दोनों डालते हैं तो ही करंट जनरेट होता है। सिर्फ एक अगर डालेंगे तो करंट हमें नहीं मिलेगा। तो करंट कब जनरेट होगा? जब पॉजिटिव और निगेटिव मिक्स होंगे। पॉजिटिव और निगेटिव अगर हमने डायरेक्ट मिक्स कर दिए तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा हमारा, क्योंकि घर का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको पॉजिटिव और निगेटिव को मिक्स करके प्रॉपर यूटिलाइज करने का काम टीवी का होता है, फ्रिज का होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? पॉजिटिव निगेटिव दोनों को मिलाते हैं और उनकी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, उनको उनकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो हमें फैन मिलता है। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पॉजिटिव और निगेटिव जब मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तभी करंट जनरेट होता है। अभी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ये दूर दूर है, मैग्नेट की तरह है, पोल है, उन्होंने पोल बनाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा बनाया है, तो ये दूर दूर है। जब ये पॉजिटिव अंदर आएगा या निगेटिव बाहर आ जाएगा तो करंट जनरेट होगा। तो निगेटिव अगर बाहर जाएगा तो सेल को कोई फायदा नहीं। हमें तो किसका? मसल में एनर्जी चाहिए, मसल में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो मसल में एनर्जी चाहिए मतलब सेल में, क्योंकि मसल इट इज अ पार्ट ऑफ टिश्यू, टिश्यू से मसल बनता है और सेल से टिश्यू बनता है। तो सेल जो है हमारा, सेल के अंदर एनर्जी चाहिए, तो निगेटिव चार्ज अगर बाहर जाता है तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, सेल को कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आना चाहिए। ओके, तब ये जो इस फेज को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज। ओके, रेस्टिंग फेज में यहाँ पर जो करंट होता है, यहाँ पर जो करंट होता है वो होता है -90 मिलीवोल्ट। हम यहाँ पर है अभी फेज 4 के ऊपर है, उसको फेज 4 को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग फेज। ओके, रेस्टिंग मतलब कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, -90 मिलीवोल्ट। तो जब कभी भी, अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पोलराइजेशन है, यहाँ पर क्या है? पोलर है ना ये नेचर, ये क्या है? पोलर है, पोलर है, तो इट इज अ पोलराइजेशन। ये जो सेल है अभी हमारा पोलराइज्ड है, तो हमें क्या करना होगा? इस पॉजिटिव को अंदर लाके इस पोलराइज्ड सेल का डीपोलराइजेशन करना होगा। जो पहले दो अलग अलग पोल थे, मिक्स करके पोलराइज था, उसको हमने उस पोलराइजेशन को खत्म कर दिया, तो उसको हमें क्या करना होगा? डीपोलराइजेशन करना होगा। ये किस तरह से होता है? तो जब कभी भी इसमें स्टिमुलस मिलता है, इसको स्टिमुलस मिलता है कहीं से, किसी हार्मोन का, किसी चीज का स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस मिलने के बाद यहाँ पर एक चैनल होते हैं, चैनल मतलब गेट होते हैं, दीवार है, दीवार में गेट बने हुए हैं, तो उस गेट ओपन हो जाते हैं और गेट ओपन होने के बाद बाहर का जो सोडियम है, वेरी स्ट्रॉन्ग कैटायन सोडियम अंदर आता है। तो फेज 0 में क्या होता है? देखो यहाँ तक तो फेज 4 थी, फेज 0 यहाँ से हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया। फेज 0 में हुआ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल और फिर क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? सोडियम इनफ्लक्स। ओके, दो वर्ड आपको बार बार आ जाएंगे यहाँ पर, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। ओके, सेल के अंदर अगर कोई आयन आता है, सेल के अंदर अगर कोई आयन आता है तो इसको इनफ्लक्स, फ्लक्स मींस मूवमेंट, फ्लक्स आप याद करो, फ्लक्स इज मूवमेंट, इन मतलब इनसाइड। ओके, इन मतलब इनसाइड सेल। तो मूवमेंट होती है किसकी? सोडियम की मूवमेंट होती है कहां पर? इनसाइड सेल। ओके, मूवमेंट होती है इनसाइड सेल। अगर इसके ऑपोजिट होता है इफ्लक्स, इफ्लक्स। ओके, इफ्लक्स, ई से आप याद रखो एग्जिट, फ्लक्स मैंने आपको बताया मूवमेंट। ओके, मूवमेंट कौन सी मूवमेंट? आउटसाइड, जो एग्जिट हो रहा है। तो कोई भी आयन अगर सेल से बाहर जा रहा है तो हम इफ्लक्स लिखते हैं,
और कोई भी आयन अगर सेल के अंदर आ रहा है तो हम इनफ्लक्स लिखते हैं। तो फेज 0 में क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ फास्ट सोडियम चैनल भी उसको कहा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत फास्टली अंदर आते हैं, एक सिंपल लॉजिक है उसमें। तो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, तो सोडियम ही हाँ ये भी है, जो चैनल ओपन होंगे वही आयन अंदर आएगा, दूसरे आयन उस चैनल से नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो चैनल है गेट है, तो गेट और उस आयन का इंटरेक्शन होता है, तो वही आयन उस गेट को अटैच होकर अंदर आ सकता है। तो अगर सोडियम चैनल ओपन होता है तो उसमें से पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पोटेशियम और उस गेट दोनों का इंटरेक्शन नहीं है, उसके पास गेट पास है ही नहीं। ओके, तो गेट पास सोडियम के पास है, तो सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम ही अंदर आएगा। सोडियम अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक साथ हो जाएंगे, तो जो पोलर था तो वो डीपोलर हो जाएगा। ओके, उसको हम डीपोलराइजेशन, डीपोलर होने की क्रिया है, उस क्रिया को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ओके, तो डीपोलराइजेशन होने के बाद करंट जनरेट होगा, तो जो माइनस में करंट था वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, पोटेंशियल मतलब करंट, मेम्ब्रेन का करंट बढ़ गया, अभी जो माइनस में था वो 0 से भी ऊपर -10 -20 तक जा पहुंचा। ओके, इस पीक की तरफ। ओके, तो +20 तक, जो -90 था वो +20 तक जाकर पहुंचा है। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद सारे सोडियम चैनल आ जाते हैं, तो एक फेज ऐसी आती है कि सब सोडियम चैनल आने के बाद पूरे प्लस माइनस एक साथ हो जाते हैं, पूरा करंट जनरेट हो जाता है, जैसे ब्लास्ट हो जाए कोई, और ब्लास्ट होने के बाद सडनली जो ग्राफ ऊपर जाता है उसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसके बाद हमारी दूसरी फेज स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फेज 1। फेज 1 इज कॉल्ड एज पार्शियल रिपोलराइजेशन। अभी क्या पहले था, पहले पोलर था, पोलर जो मतलब मैग्नेट की तरह जो मेम्ब्रेन थी, वो उसका मैग्नेट खत्म हो गया तो डीपोलराइजेशन हो गया। ओके, डी मतलब नष्ट हो जाना। ओके, क्या नष्ट हो गया, पोलर नष्ट हो गया। तो अभी उसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन, फिर से मैग्नेट तैयार हो जाएगा। ओके, मैग्नेट फिर से अगर तैयार हो जाए तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो दूर जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो इसको पार्शियल कहा जाता है, नॉट फुली। ओके, पार्शियल रिपोलराइजेशन। तो इसमें क्या होते हैं, सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल खुले हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लिखता हूँ, फेज 0। फेज 0 में क्या होता है, सोडियम अंदर आते हैं। ओके, सोडियम अंदर आने के बाद क्लोराइड के साथ अटैच होकर इसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। फेज 1 में क्या होता है, ये जो है सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम जो अंदर था वो पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, तो अंदर का पॉजिटिव फिर से बाहर जाने लगता है। तो बाहर का पॉजिटिव अंदर आ गया, तो अंदर पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन हुआ, करंट जनरेट हुआ। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पॉजिटिव का इफ्लक्स होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने, जो के पॉजिटिव है पोटेशियम, उसका इफ्लक्स मतलब जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर जाते। तो फिर से पोटेशियम बाहर जाने के बाद क्या कंडीशन हो गई, फिर से यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर माइनस, क्योंकि मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चला गया, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चला गया। कौन चला गया पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पर अलग है, आप ये याद रखो, पहले पॉजिटिव अलग था, पहले सोडियम था, अभी पोटेशियम बाहर चला गया कंपेंसेट करने के लिए। ओके, इसका संतुलन रखने के लिए। ओके, तो सोडियम आता है तो ये इसने सोचा होगा कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो मेरा अंदर कोई काम नहीं है, मैं बाहर चला जाऊंगा, तो एक पॉजिटिव बाहर जाता है दूसरे फेज में। फेज 1 में, फेज 1 की बात, इतनी बात हम कर रहे हैं। तो जो पोटेशियम है वो बाहर चला जाता है। पोटेशियम बाहर जाने के बाद वो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर आकर खड़ा रहता है, यहाँ पर आकर इस मान लो इस तरह उसने खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर अगर सेल के इस साइड में अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये जो निगेटिव है, अंदर के निगेटिव यहाँ पर फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर से जो डीपोलराइजेशन, पोलर मैग्नेट खत्म हो गया था, फिर से रीबिल्ड होने जाने लगेगा, उसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं होता है, थोड़ी देर तक ही होता है। क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही होता है, देखो डीपोलराइजेशन बहुत हुआ लेकिन रिपोलराइजेशन बहुत कम हो गया, इसलिए उसको हम कहते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन यहाँ पर आकर रुक जाता है और हमें एक सीधा ग्राफ मिलता है।
तो इसी को हम कहते हैं फेज 2। तो अगली फेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है फेज 2। इसको प्लेट्यू फेज कहा जाता है। प्लेट्यू जो पहाड़ के ऊपर सपाट जमीन होती है, सीधी जमीन होती है पहाड़ के ऊपर, उसको प्लेट्यू कहा जाता है। उसको पठार कहा जाता है जो पहाड़ के ऊपर होता है। ओके, तो प्लेट्यू का मीनिंग होता है पठार, जो सीधी जमीन होती है पहाड़ के ऊपर। ओके, तो उसी तरह सीधी पहाड़ के ऊपर की जो सीधी जमीन है, उसी तरह का एक ग्राफ यहाँ पर हमें मिलता है, उसको प्लेट्यू फेज कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस होता है दो पॉजिटिव का। इस फेज में एक पॉजिटिव सेल के बाहर जाता है, ई मतलब एग्जिट लेता है, कौन? पोटेशियम। लेकिन उसी समय इस फेज में कैल्शियम चैनल ओपन होकर कैल्शियम जो बाहर कैल्शियम होता है वो बाहर से अंदर आता है। कैल्शियम का क्या होता है? इनफ्लक्स। इन मतलब इनसाइड आना, मूवमेंट इनसाइड द सेल। ओके, तो प्लेट्यू फेज में क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव बाहर जा रहा है, एक पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो ना ही डीपोलराइजेशन हो रहा है, ना ही रीपोलराइजेशन हो रहा है। जो यहाँ तक आकर स्थिति बनी थी वैसी स्थिति रुक गई, इसको प्लेट्यू फेज कहा जाता है। ओके, तो सेकंड फेज में क्या होता है? प्लेट्यू फेज में एक पॉजिटिव बाहर जाता है, एक पॉजिटिव अंदर आता है। फिर प्लेट्यू फेज खत्म होने के बाद हमें मिलता है हमारा एक्चुअल रीपोलराइजेशन, फिर से पोलर बन जाता है। तो कैसे होगा? जो पॉजिटिव अंदर आता था वो अंदर आना बंद हो जाएगा। ओके, तो फेज 3 रीपोलराइजेशन में क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव इफ्लक्स होगा। जो के प्लस है, के प्लस कहाँ से स्टार्ट हो गया? देखो, के प्लस स्टार्ट होगा बाहर जाना फेज 1 से। यहाँ पर से के प्लस बाहर जा रहा है, यहाँ पर से भी बाहर जा रहा है, पूरा बाहर जा रहा है। लेकिन ये सीधा क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें बीच में कैल्शियम ने गड़बड़ी कर दी। ये सीधा ऐसे ही नीचे आ जाता। ओके, क्योंकि पोटेशियम जो है कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है। जब सोडियम कंटिन्यूसली अंदर आ रहा था तो इस तरह का ग्राफ मिला। पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें गड़बड़ी किसने कर दी? गड़बड़ी मतलब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, गड़बड़ी तो नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इस फेज को बढ़ाने के लिए, इस फेज को ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ये नेचरली ही ऐसा नॉर्मल फिजियोलॉजी दिया है। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम बीच में आ जाता है। तो जब पोटेशियम बाहर जाता है तो इस इतने फेज में कैल्शियम अंदर आता है, Ca+ अंदर आता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इतना हमें प्लेट्यू फेज मिलता है। तो यहाँ पर आने के बाद इतने ड्यूरेशन बाद, इसको हम टाइम कहेंगे, इस ग्राफ के ऊपर टाइम, कुछ देर के बाद मिलीसेकंड, ये टाइम ज्यादा नहीं होता है, मिनटों का नहीं होता है, मिलीसेकंड का होता है। कुछ मिलीसेकंड के बाद कैल्शियम अंदर आना बंद कर जाता है और पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है। तो पोटेशियम बाहर जाने के बाद एक फेज आ जाएंगी कि अंदर के सारे निगेटिव हो जाएंगे और बाहर के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, बाहर सब पोटेशियम अटैच हो जाएंगे और फिर से हमारा पोलर नेचर बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन। और ये कब तक होगा? फिर से -90 मिली वोल्ट तक इसका करंट जब तक नहीं आता मेम्ब्रेन का, तब तक ये होते रहेगा। फिर से हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो फेज 4 में चली जाएगी और फिर से फेज 4 से फेज 0, 1, 2, 3 इस तरह से कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है। इस तरह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अगर इस तरह से ऊपर भी किया हाथ को, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? करंट यहाँ पर जनरेट कैसे हुआ? तो इसी मैकेनिज्म से हुआ है। ओके, तो हार्ट में देखते हैं, हार्ट में क्या क्या होता है। ये PQRS2 आपको ECG में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मिलती है। ओके, तो P क्या दिखाता है हमें? P इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियम क्या क्या होता है? यहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया छोटी होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ग्राफ हमें ज्यादा बड़ा नहीं मिलता है। QRS में क्या मिलता है? जो QRS बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें मिलता है हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल बड़ी होती है, उनका अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बड़ा ग्राफ मिलता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमें दिखाता है, इट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्टली आपको जो T वेव दिख रही है दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स इतनी बड़ी होती है कि वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होता है तब भी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, जो हमें यहाँ पर T वेव के रूप में यहाँ पर दिखती है। तो देखो, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ओके, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ECG में P वेव मिली,
फिर उसका रिलैक्सेशन जब होता है तो आर्टरिया छोटी होती है, उसका रिलैक्सेशन होने के बाद कोई भी वो हमें दिखती नहीं, बहुत छोटी होती है, वो दिखती भी नहीं ईसीजी के ऊपर, ओके, क्योंकि आर्टरिया छोटा होता है। लेकिन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वेंट्रिकल बड़ी है, तो जितना आर्टरियल का कॉन्ट्रैक्शन की वेव है उतनी ही वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की वेव है। देखो पी और टी आपको एक जैसी दिखेगी, तो देखो वेंट्रिकल का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन की वेव तो बहुत ही बड़ी है, उसका और इसका कंपैरिजन नहीं है। तो एक तरफ आर्टरियल की कॉन्ट्रैक्शन की वेव और दूसरी तरफ वेंट्रिकुलर की रिलैक्सेशन की वेव, ओके। तो इस तरह से पीक्यू आरएसटी वेव आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ओके। तो दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमिया, ओके। और ऐसे कंडीशन में हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो कौन से ड्रग होते हैं वो अभी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स, ओके। इसमें अलग अलग क्लास हमें मिलते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 क्लास मेनली हमें इसमें मिलते हैं। क्लास 1 क्या होता है, क्लास 1 आर सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो अभी आपके पास एक्शन पोटेंशियल आपको पता है, सोडियम चैनल का क्या रोल है आपको पता है। सोडियम अगर सेल के अंदर आएगा नहीं तो करंट जनरेट नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो फिर जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 350-400 बीट तक गया है, एट्रियल फ्लटर फाइब्रिलेशन हो गया है, वो फाइब्रिलेशन फ्लटर कम हो जाएगा, ओके। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग उसको हम कहते हैं क्लास 1 ड्रग। यही मेनली हम यूज करते हैं अरिथमिया में। इसमें अलग अलग टाइप है, 1A, 1B, 1C क्या है हम लास्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन के, सिर्फ याद रखो 1A इसमें आता है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। 1B में आता है लिडोकेन, फिनिटोइड, टोकेनॉइड, ओके, मेक्सिल्टिन। 1C में आता है क्लास 1C में एमकेनाइड, लोरकेनाइड एंड मोरिजिसिन, ओके। दीज आर सम ड्रग which comes under class 1 category sodium channel blocker, which are further divided into 3 subtypes 1A, 1B, 1C. क्लास 2 में आता है बीटा ब्लॉकर जिसको हम कहते हैं प्रोप्रेनोलॉल। क्लास 3 में आता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, फिर से पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाला ड्रग्स। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर इसमें आता है अमाइडारोन, ब्रेटाइलियम, सोटालॉल, ओके, अमाइडारोन, ब्रेटाइलियम एंड सोटालॉल। लास्टली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो किसी भी अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग ब्लॉकर देते हैं, ओके। कैल्शियम मान लो यहाँ पर देखो कैल्शियम अंदर आ रहा था तो प्लेटिव फेज बन रही थी, तो ये प्लेटिव फेज अगर ज्यादा बन रही है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस केस में देंगे। अगर पोटेशियम हद से ज्यादा बाहर जा रहा है और रीपोलराइजेशन ही हो रहा है, फिर से डिपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा है, उस कंडीशन भी अगर मान लो लेस देन 60 है, ब्रैडी अरिथमिया है, तो उस केस में क्या होता है सोडियम अंदर आता ही नहीं, सिर्फ पोटेशियम बाहर चला जाता है, ओके। तो उस केस में हम देते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो अरिथमिया कौन सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हार्ट बीट हो सकती है, कम भी हो सकती है, ब्रैडी भी हो सकता है, टैकी भी हो सकता है, ओके। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड क्लास 4 इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापेमिल एंड डिल्टेजा। मेन चीज क्या है, 1A, 1B और 1C का डिफरेंस। 1A क्या करते हैं, 1A ब्लॉक करते हैं दोनों चैनल को, पोटेशियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोडियम एक तो कुछ एक ही चीज होनी चाहिए, एक तो अंदर आने वाले को रोको या फिर बाहर जाने वाले को रोको। ये सोडियम को अंदर आने से रोकता तो है ही, लेकिन पोटेशियम को भी बाहर जाने से रोकता है, तो ज्यादा हमें इससे इफेक्ट नहीं मिलता है। तो 1A से 1A की जो ड्रग है मिलता है हमें इफेक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कम इफेक्ट मिलता है। 1B क्या करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ओपनर, मतलब सोडियम को अंदर तो आने नहीं देते और पोटेशियम, तो हमें तो क्या करना था, सिर्फ अगर सोडियम को अंदर आने से रोकना था
तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करना था, इसका क्या काम था, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना। लेकिन इसने क्या कर दिया, एडिशनल एक एक्स्ट्रा काम कर दिया, उसने पोटेशियम चैनल को ओपन कर लिया इंप्रेस करने के लिए। पोटेशियम चैनल को भी मैं ओपन कर देता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो पोटेशियम चैनल के होने की वजह से जो रिपोलराइजेशन फेज है, सॉरी आरपी, तो ये फेज बढ़ जाती है, रिपोलराइजेशन फेज बढ़ जाती है। तो इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि फिर से टैकीकार्डिया को कम करते जाए और ब्रैडीकार्डिया हो जाए। टैकीआरिथमिया को कम करो और दूसरी तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रैडीआरिथमिया हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो 1B भी इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो भी हम कम यूज करते हैं। लास्टली प्योर जो होते हैं 1C ओनली ब्लॉक सोडियम चैनल, दिस आर वेरी इफेक्टिव। ओके, सबसे इफेक्टिव ड्रग अगर कौन से होंगे तो 1C, तो इसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, मोस्ट इफेक्टिव। दूसरा ये ज्यादा इफेक्टिव है, ओके, 1A इज ज्यादा इफेक्टिव। और तीसरा ये इफेक्टिव, इससे ज्यादा ये इफेक्टिव है लेकिन डेंजरस है, इसलिए इसको प्रायोरिटी कम है। ओके, 1 2 3 इस तरह से इसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, ये जो ड्रग्स है कौन से ड्रग्स का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसका IUPAC नेम, SAR, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट बोर्ड में। वी विल स्टार्ट विथ ड्रग स्टडी। ड्रग स्टडी में सबसे पहले हम कलेक्टिवली SAR देखने वाले हैं, लेकिन 2 ड्रग हम उसकी स्टडी करेंगे क्योंकि क्विनिडीन का SAR कुछ अलग होता है। तो क्विनिडीन का आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर है। क्विनिडीन इट इज अ नेचुरल अल्कोलाइड। आपको सिंकोना जो प्लांट होता है, उस सिंकोना प्लांट से हमें क्विनिन एंड क्विनिडीन 2 अल्कोलाइड मिलते हैं। उसमें से क्विनिन अल्कोलाइड जो होता है उसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है, और क्विनिडीन इट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो क्विनिडीन सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। IUPAC नेम 6-methoxy, 6 पोजीशन के ऊपर क्विनोलिन, दिस इज क्विनोलिन। क्विनोलिन के 6 पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप, 6-methoxy क्विनोलिन, यहाँ पर इसका किस्सा खत्म हो गया। देन 5-vinyl, 5वें पोजीशन के ऊपर विनाइल ग्रुप, 5-vinyl। दिस मॉलिक्यूल और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्विनिक्लिडीन। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्विनिक्लिडीन। Quiniquilidine is attached with attached from second carbon, so quiniquilidine 2-yle, and our parent compound is this methanol, CH3OH. ओके, तो मिथेनॉल को अलग अलग साइड चेन अटैच है। मिथेनॉल को 6-methoxy क्विनोलिन 4-yle से अटैच है, 4 पोजीशन से अटैच है, और 5-vinyl quiniquilidine 2 पोजीशन से अटैच है, 2-yle, लास्टली मिथेनॉल। ओके, क्विनिडीन सल्फेट, it is used in various types of arrhythmias. It is used in atrial flutter, atrial fibrillation. It is also used in treatment of ectopic arrhythmia. What is ectopic? Ectopic arrhythmia, कोई भी चीज अगर उसके प्रॉपर जगह से हटकर हो रही है, प्रॉपर जगह से हटकर दूसरी जगह पर हो रही है, उसको इक्टोपिक कहा जाता है। ओके, तो मान लो इक्टोपिक में हमें पता है कि कंडक्शन कहाँ से होना चाहिए, कंडक्शन होना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम SA नोड, SA नोड से कंडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है AB नोड से, परकिंजे फाइबर से, तो उसको हम इक्टोपिक कहेंगे। ओके, तो इक्टोपिक जो अरिथमियाज होते हैं उनमें भी हम इसको यूज करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है विद सिंपल हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है। ओके, और हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद जनरली बॉन्ड यहाँ पर फिनाइल का ब्रेक हो जाता है। ओके, और कन्वर्ट्स इनटू मिथेनॉल, मिथेनॉल ग्रुप CH3OH, और इजीली वो हमारे किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्विनिडीन। नेक्स्ट इज प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड इट हैज स्लाइट anesthetic activity also. Procaine is one anesthetic agent, local anesthetic. Okay, तो ये जो दोनों एजेंट है सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल का जो गेट है उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर, दोनों की एक्टिविटी सेम है, सोडियम चैनल ब्लॉकर
इसमें देखो 4 पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है। एन नाइट्रोजन को कौन नाइट्रोजन देखो एन 2 डाइथिल अमाइनो, एन पोजीशन के ऊपर 2 डाइथिल अमाइनो इथिल, एन पोजीशन के ऊपर कौन कौन नाइट्रोजन 2 डाइथिल अमाइनो इथिल, लास्टली बेंजामाइड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है दिस बेंजामाइड। ओके, तो बेंजामाइड के 4 पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप और नाइट्रोजन के ऊपर 2 डाइथिल अमाइनो इथिल। ओके, ये ग्रुप अटैच है। ओके, प्रोकेनामाइड इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारे बॉडी में, इस यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर एक पूरा ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पर होता है एन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर होता है एसिटाइलेशन। ओके, और एसिटाइलेशन होने के बाद जो एसिटाइलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें भी 25% एक्टिविटी होती है। तो लिवर में जाने के बाद एसिटाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये पूरा साइड से निकल जाता है और प्रोकेन को, हमारे जो प्रोकेनामाइड है उसको एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है जिसको खुद को 25% एक्टिविटी होती है, मतलब मेटाबॉलाइज होने के बाद भी कुछ समय तक वो एक्टिविटी दिखता है। ओके, देन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। सेम यूजेस है उसके भी, अरिथमिया में हम इसको यूज करते हैं। वैसे सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे डाइसोपायरामाइड एंड लिडोकेन, सिमिलर स्ट्रक्चर है, कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है और उनका यूजेस भी सिमिलर है। ओके, तो हम नेक्स्ट कंपाउंड में जाने के बाद हम एसएआर के बारे में बात करेंगे कि एसएआर क्या होता है। ये जो सारे एंटी अरिथमिक ड्रग है किस तरह से काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो एसएआर में जो हमारे पास आइडियल स्ट्रक्चर है वो है अमाइडोरैन का। ओके, सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है और उसी के ऊपर से हम एसएआर देखेंगे। यहाँ पर देखो साइड चेन दिख रही है आपको, साइड चेन में नाइट्रोजन है, इट इज अ टर्शरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अटैच विद 3 डिफरेंट ग्रुप्स, उसको हम कहते हैं टर्शरी नाइट्रोजन। सो टर्शरी नाइट्रोजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। तो एसएआर में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट टर्शरी नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर activity. Then this phenyl ring is required for activity. Phenyl intermediate and phenoxy group, ये जो ऑक्सीजन है वो भी, this phenoxy group is required for activity. आयोडीन अगर निकल जाते, आयोडीन यहाँ से अगर निकल जाते, then decreases toxicity. एक्टिविटी के ऊपर कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आयोडीन अगर निकल जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, जो कि आपको सिमिलर इसका ड्रग है सोटेलॉल उसके स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ओके, तो सोटेलॉल और अमाइडोरन इसमें दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें आयोडीन नहीं होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो ब्रिज है, दिस ब्रिज इज आल्सो रिक्वायर्ड, दिस ब्रिज ऑफ इथाइलिन ब्रिज और इथिल ब्रिज इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। ओके, तो आप देखो कहाँ कहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो अमाइनो ग्रुप है लेकिन टर्शरी अमाइनो ग्रुप नहीं है, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है, देन इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर भी आपको इथाइल ब्रिज है, फिनॉक्सी ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर में भी फिनॉक्सी ग्रुप है, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी होगी लेकिन उससे कम होगी क्योंकि यहाँ पर टर्शरी अमाइनो ग्रुप नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर हम फिनॉक्सी ग्रुप को किसी यहाँ पर तो अलग ही स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप टर्शरी प्रेजेंट है लेकिन इस रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो रिंग फॉर्म में अगर टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है तो भी वो सिमिलर एक्टिविटी दिखाता है। ये देखो नाइट्रोजन 1 2 3 टर्शरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट गिव्स सिमिलर एक्टिविटी। और इसमें भी इथाइलिन ब्रिज प्रेजेंट है। ओके, इथाइलिन ब्रिज इसमें भी प्रेजेंट है विद द फॉर्म ऑफ कीटो ग्रुप, लेकिन इसमें फिनॉक्सी ग्रुप नहीं है तो समवॉट उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी तो इसकी अमाइडोरन सबसे ज्यादा एक्टिविटी, उसके साथ कंपेयर करो सबको। ओके, इसको ये तो अलग कैटेगरी में आता है। और फिर ये जो हमने अभी ड्रग देखा, यहाँ पर भी टर्शरी अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर फिनॉक्सी ग्रुप नहीं है। ओके, तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये दोनों का एससीआर और ये दोनों थोड़े अलग कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों के अगर हम एससीआर के बारे में बात करेंगे तो इसमें दिस मेन क्रिनोलिन रिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, क्रिनोलिन रिंग इज वेरी रिक्वायर्ड, जो बॉडी में जाकर यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाता है और ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप में चेंज हो जाता है जो बॉडी में जाने के बाद, तो टर्शरी अमाइनो ग्रुप हमारी एक्टिविटी दिखाता है। यहाँ पर भी ये जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप से
ये 2 टर्शियरी अमीनो ग्रुप्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। ओके, तो सब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो है सॉरी जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स है उसमें एससीआर कॉमन होता है। ओके, तो 2 ड्रग हमने देखे। नेक्स्ट ड्रग एससीआर तो सबका कॉमन है, एससीआर हम बार बार नहीं देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिनिटोइन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम ड्रग स्टार्ट करेंगे फिनिटोइन। फिनिटोइन ये जो ड्रग है ये बॉडी के किसी भी पार्ट में इम्पल्स जो होते हैं करंट जनरेशन को कम कर सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में। ओके, तो जनरली मेनली तो ये ड्रग एरिथमिया में कम यूज होता है, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो होता है अगर ब्रेन में इम्पल्स ज्यादा दौड़ने लगे, ब्रेन में अगर करंट ज्यादा दौड़ने लगे तो जो ह्यूमन बीइंग है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और उसके हाथ पाव, उसके जो खुद का शरीर है उसको कंट्रोल में नहीं रहता। उसको हम सीजर्स कहते हैं, जो उसको हम झटके कहते हैं, या फिर उसको हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उसका खुद का शरीर उसके बस में नहीं रहता। तो वो क्या होता है, क्योंकि ब्रेन में इतने ज्यादा करंट फैल जाता है, इतना ज्यादा करंट डेवलप होता है कि बॉडी के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहता। तो इस केस में ब्रेन में जो सिग्नल है उसको भी कम करने का काम फिनिटोइन कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। आपको एपिलेप्सी जो चैप्टर है उसमें भी मिल जाएगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ओके, तो कुछ हद तक वो हार्ट को भी कम करता है, हार्ट में भी इम्पल्स कम करता है, और ब्रेन में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, तो ये उसका तो यूज होगा। एसएआर भी हमने देखा, मेनली इसका जो मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर फिनिल रिंग होती है इस तरह की, तो एक फिनिल रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। ओके, और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने के बाद उसका जो ये जो मेटाबॉलाइट है वो CYP2C साइटोक्रोम 2C, ये जो एंजाइम के बहुत बड़ा क्लास है, बहुत सारे एंजाइम हमारे लिवर में प्रेजेंट है, उसमें साइटोक्रोम P2C। ओके, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम इसका हाइड्रोजिलेशन करता है और ये किडनी से इजीली निकल जाता है। ओके, इसका IUPAC नेम भी सिंपल है। एक इमिडाजोलिडिन रिंग है हमारे पास, इमिडाजोलिडिन के 5 पोजीशन के ऊपर 5,5 डाइफिनाइल ग्रुप, यहाँ पर डाइफिनाइल है, ये तो मेटाबॉलाइट हमने लिखा था, 5,5 डाइफिनाइल, देन इमिडाजोलिन 2,4 डाइओन, इसका IUPAC नेम। देन मैक्सिलेटिन ही उसी तरह एक ड्रग है, लेकिन इसकी CNS में कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तो मेनली हार्ट के ऊपर ही एक्टिविटी दिखाता है। और QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा, QRS कॉम्प्लेक्स हमने देखा है, उसको एक्सटेंड करने का काम करता है। ओके, और इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो 1 मिथिल, 1 पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है यहाँ पर, 1 मिथिल। देन 2 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है, 2 पोजीशन के ऊपर कौन सी साइड चेन है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 झाइलिल ऑक्सी, दिस इज झाइलिल ऑक्सी, ये झाइलिल है, इसको हम कहते हैं झाइलिल, झाइलिन, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ओके, मिथिल को अगर CH3 तो अटैच है तो उसको हम कहते हैं झाइलिन। ओके, और झाइलिन साइड चेन है इसलिए झाइलिल, और झाइलिल को ऑक्सीजन है इसलिए झाइलिल ऑक्सी। ओके, तो 2 6 झाइलिल ऑक्सी इथिल अमाइन। ओके, इथिल अमाइन इज आवर पेरेंट कंपाउंड। इसका मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होता है, और लिवर में CYP2 साइटोक्रोम P2D6 एक क्लास होता है एंजाइम का, वो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है और उसको किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। लास्ट इज लोअर केनाइड, इस क्लास में लोअर केनाइड आता है। लोअर केनाइड, इसका भी IUPAC नेम हम देख लेते हैं, N4 क्लोरोफिनिल, N पोजीशन के ऊपर, इस N के ऊपर हमने फोकस किया है। N को 3 साइड चेन है, इस N को 3 साइड चेन है, एक तरफ देखो N4 क्लोरोफिनिल है, तो इसका किस्सा खत्म हो गया, 4 क्लोरोफिनिल हमने लिख दिया। फिर उसी N को इस साइड में 1 आइसोप्रोपिल है, 1 पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है, पाइपरिडीन। ओके, पाइपरिडीन यहाँ पर अटैच है, पाइपरिडीन 4 4 पोजीशन से पाइपरिडीन इसको अटैच है इसलिए पाइपरिडीन 4 लास्टली ये पूरा हमारा पेरेंट कंपाउंड है। N को तो 2 साइड चेन अटैच है तो उसका तो काम हो गया। लास्टली दूसरे पोजीशन के ऊपर फिनिल, लास्टली इसका हमारा नाम है एसिटामाइड। ओके, सो दिस वाज अबाउट लोअर केनाइड
इट इज आल्सो मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, इसका भी हाइड्रोक्सी, इसका डीमिथाइलेशन होता है। ओके, इसका एन नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हम मिथाइल डीमिथाइलेशन करो, डीमिथाइलेशन होता है, इसमें से एक मिथाइल ग्रुप निकल जाता है और जो मेटाबोलाइट हमें मिलता है एन डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट, मतलब यहाँ से मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो जो मेटाबोलाइट हमें मिलता है इट इज आल्सो एक्टिव, वो भी एक्टिविटी दिखाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट लोरकेनाइड। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड हम इस चैप्टर में देखेंगे, मेन कंपाउंड, दैट इज अमाइडोरन। इसका अमाइडोरन में आईयूपीएसी नेम काफी बड़ा आईयूपीएसी नेम है, पूरा ब्रैकेट हम लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट, और सबसे पहले मैं आपको इसका पेरेंट का नेम बता देता हूँ, डाईइथिल अमाइन। ओके, डाईइथिल अमाइन मतलब यहाँ पर ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, दिस इज आवर पेरेंट कंपाउंड, हमने कंसिडर कर लिया, किसी को भी आप पेरेंट कंसिडर कर सकते हो। तो डाईइथिल अमाइन देखो, डाईइथिल अमाइन, फिर उसको साइड चेन अटैच है, साइड चेन के दूसरे पोजीशन के ऊपर यहाँ पर आप एन लिख सकते हो, नाइट्रोजन को सब अटैच है। ओके, एन को दूसरी पोजीशन के ऊपर 2, फिर से साइड चेन 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन को फिर से साइड चेन जो है एक बड़ी साइड चेन अभी लास्ट में हमें मिलती है, जो सबसे लास्ट में साइड चेन है उसको दूसरे पोजीशन के ऊपर ब्यूटिल, इसका किस्सा खत्म। 1 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है, उसका बेंजोफ्यूरॉन, बेंजोफ्यूरॉन का ऑक्सीजन मेनली 1, उसी को हम दिखाते हैं, यहाँ पर 1 दिखाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली बेंजोफ्यूरॉन अगर दिखाते हैं तो नंबरिंग हमेशा उस ऑक्सीजन हेटेरोएटम से स्टार्ट होती है, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं 1 बेंजोफ्यूरॉन 3 पोजीशन से अटैच है, इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 पोजीशन से अटैच है, इसलिए 3 ईल, इसका किस्सा खत्म। लास्ट में कार्बोनिल, ओके, तो इसका किस्सा खत्म, कार्बोनिल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया, 4 पोजीशन पे क्या क्या था सब लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से यहाँ तक का किस्सा खत्म हो गया। फिर इधर का हम स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरे पोजीशन के ऊपर, इसके दूसरे पोजीशन के ऊपर कौन अटैच है, इसका नाम लिखेंगे, कौन अटैच है 2,6, दूसरे और 6 पोजीशन के ऊपर आयोडो है, 2,6 डाइआयोडो, 2,6 डाइआयोडो फिनॉक्सी, फिनिल को ऑक्सीजन अटैच है इसलिए उसको फिनॉक्सी कहते हैं, फिनॉक्सी। लास्टली इसका भी किस्सा खत्म हो गया, दूसरे पोजीशन के ऊपर कौन था, फिनॉक्सी था, और किसके दूसरे पोजीशन के ऊपर फिनॉक्सी था ये पूरा ग्रुप, तो इथिल के ऊपर, तो इथिल हमने लिख दिया, और नाइट्रोजन को ये पूरा अटैच था, और ये नाइट्रोजन किसका है, डाईइथिल अमाइन। ओके, तो इस तरह से दिस वाज अबाउट अमाइडोरन। ओके, इसका भी लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और उसका भी यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया, अरिथमिया में भी एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन में यूज होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग। नेक्स्ट बोर्ड में हम स्टार्ट करेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। ओके, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स जो हम हाइपरलिपिडेमिया इसमें यूज करते हैं। व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया? इंक्रीज लिपिड लेवल इन ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड में अगर लिपिड की लेवल बढ़ जाती है, लिपिड प्लाज्मा, लिपिड हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है प्रेजेंट, लिपिड होता है, नॉर्मली लिपिड प्रेजेंट होना ही चाहिए, थोड़ा थिकनेस ब्लड को मिलता है, लेकिन अगर लिपिड की लेवल बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। कैसे हो सकता है वो? अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल विथ हाई लिपिड इनटेक, ज़्यादा अगर हम ऑयली फूड्स वगैरह खाते हैं तो उससे भी लिपिड डिपोजिशन हमारे लीवर में बढ़ जाता है, एडिपोज टिश्यू में भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ब्लड में फैटी एसिड के रूप में चला जाता है। तो इंक्रीज लिपिड लेवल इन ब्लड प्लाज्मा, इट इज कॉल्ड एज हाइपरलिपिडेमिया। इट इज डेंजरस। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि हमारे जो आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर ये लिपिड अगर ज्यादा हो जाए तो अंदर से ऐसा डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद मान लो ये आर्टरी है तो इसमें से पहले जितना ब्लड जाता था, अगर यहाँ पर कोई लिपिड डिपॉजिट हो जाए तो उसमें से जो ब्लड जाने का फ्लो है उस फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से इस तरह से ब्लड आएगा
लेकिन इधर से वो क्या होगा, उसको बीच में रुकावट महसूस होगी, रेजिस्टेंस महसूस होगा, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और इधर से इधर जो भी ऑर्गन होगा, मतलब ये जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी, अगर मान लो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी, ओके, और कोरोनरी आर्टरी में अगर अंदर से बीच में से यहाँ पर मानो अगर लिपिड डिपॉजिट हो जाए, ओके, तो क्या हो जाएगा, हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और उसका ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और इट अल्टीमेटली कॉजेस एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज कॉज एज हार्ट अटैक, ओके। तो हाइपरलिपिडेमिया इट इज वेरी डेंजरस कंडीशन। तो इसको कम करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, ओके। अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग ड्रग काम करते हैं और उसी मैकेनिज्म से उसका क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहले है HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, ओके। HMG-CoA क्या है, इट इज 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथिल ग्लूटारिल कोएंजाइम A, 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम A। ये जो एंजाइम होता है, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक याद रखो नाम, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, इट हेल्प्स प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है हमारे बॉडी में। और जो जरूरी है, बॉडी को फ्रिक्शन में, जैसे मान लो हम हाथ का यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट्स में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन कम करने के लिए वहां पर ऑयल सिक्रेशन होना जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जरूरी होता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारे ब्लड में। तो इसीलिए अगर इस एंजाइम को हम इस कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये पूरे एंजाइम को HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को अगर हम कम करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली कम होगा और लिपिड की लेवल भी कम हो जाएगी, ओके। इसमें एक दो ड्रग है लोवेस्टैटिन, इनको स्टैटिन भी कहा जाता है शॉर्ट में, ओके। इसमें सब स्टैटिन नाम के ड्रग आते हैं। तो लोवेस्टैटिन, एटोरोस्टैटिन, इस तरह से उनमें एग्जांपल पाई जाती है, तो उनको स्टैटिन इन शॉर्ट कहा जाता है, ओके। सेकंड इज लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, ओके। व्हाट इज लिपोप्रोटीन लाइपेज? एक ऐसा एंजाइम है जो नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। वो जो भी ब्लड में लिपिड है, जो भी ब्लड में लिपिड लेवल है, लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। लाइपेज कोई भी एंजाइम है, ये लाइपेज मतलब जो मेटाबोलाइज लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज, इस एंजाइम को अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा लिपिड का मेटाबॉलिज्म करेगा और हमारे ब्लड से लिपिड की लेवल कम हो जाएगी। तो ऐसा करने वाले जो ड्रग है उसको हम फाइब्रेट कहते हैं, इस कैटेगरी को फाइब्रेट कहा जाता है। और इसका जो ड्रग है उसको हम कहते हैं क्लोफाइब्रेट या क्लॉफिब्रेट, ओके। इस तरह इसका एग्जांपल है क्लॉफिब्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट क्लास इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इनको रेजिन भी कहा जाता है, ओके। याद रखो HMG-CoA रिडक्टेज, इसको रिडक्टेज इनहिबिटर, इसको इनको स्टैटिन कहा जाता है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, इनको फाइब्रेट कहा जाता है। एंड बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इनको रेजिन्स कहा जाता है, ओके। सो इनमें एग्जांपल आता है कोलेस्टायरामाइड, कोलेस्टिपॉल, ओके। ये दो एग्जांपल इसमें आते हैं, कोलेस्टायरामाइड एंड कोलेस्टिपॉल। नेक्स्ट इज लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, ओके। सबसे पहले मैं इसका आपको मैकेनिज्म बताना भूल गया। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या होते हैं? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ठीक है, शायद मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है, अब हम बाद में उसके बारे में जानेंगे। लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। तो लाइपोलिसिस जो स्टोर्ड लिपिड है हमारे बॉडी में, एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें लिपिड स्टोर होता है, तो उसका अगर लाइपोलिसिस होता है, उसका अगर ब्रेकडाउन होता है, तो वो लिपिड का जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो लिपिड लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है। मतलब जो एडिपोज टिश्यू में पहले लिपिड था वो ब्लड में चला गया। क्यों हो गया ऐसा? लाइपोलिसिस की वजह से। और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड इज अनदर नेम फॉर लिपिड्स ओनली, ओके, लिपिड का अनदर फॉर्म। तो दोनों भी चीजें हमारे लिए हानिकारक है। जो लिपिड डिपॉजिट है उसका भी मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट का पर एडिपोज टिश्यू में, दो है, दो चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये
लाइपोप्रोटीन लाइपेज ये मेटाबॉलिज्म करता है, ये किस लिपिड का करता है, जो ब्लड में है। तो जो ब्लड में लिपिड है उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी डिपॉजिट है एडिपोज टिश्यू में जो ब्लड में नहीं है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। प्लस एडिशनल लिपिड का सिंथेसिस भी नहीं होना चाहिए। तो लाइपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस दोनों को इनहिबिट करने वाले कुछ एजेंट है, उसमें एग्जांपल है निकोटिनिक एसिड। लास्टली हमारे हम जो भी खाने में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल उसका एब्जॉर्प्शन रोकने वाले एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसमें एजीटी में भी आता है। ओके, तो ये एजेंट क्या करता है, जो भी हम खाते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो भी हम लेते हैं हमारे फूड में से डायरेक्टली वो फीसेस से हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर बॉडी के बाहर चला जाता है। ओके, सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। नाउ वी विल स्टार्ट our compounds. Okay, so we will start first drug in this category, anti-hyperlipidemic agent, लोवेस्टेटिन। स्टैटिन में आता है लोवेस्टेटिन। ओके, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो अभी इस चैप्टर में हम आईयूपीएससी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, एससीआर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आईयूपीएससी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है, किस तरह से डिराइव होता है, वो अच्छी तरह से आइडिया आपको आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम फोकस करेंगे उसके एससीआर के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ये जो लोवेस्टेटिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये लैक्टोन रिंग है। सो लैक्टोन रिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो लैक्टोन रिंग होती है वो बहुत एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। ओके, नेक्स्ट इस बाइफिनिल रिंग की जगह ये जो आपको एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाइफिनिल रिंग या बाइसाइक्लिक रिंग इसको हम कहेंगे। तो इस बाइसाइक्लिक रिंग की जगह कोई भी लिपोफिलिक रिंग, ओके, लिपोफिलिक रिंग क्या करती है, वो अटैच होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट के साथ और इजीली पेनेट्रेट होती है। तो लिपोफिलिक रिंग इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अगर इस रिंग को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर इस रिंग को हम ओपन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है प्रेवास्टेटिन। ओके, तो उसमें अगर हम उसको ओपन करते हैं, लिपोफिलिक ही होनी चाहिए। सिर्फ अगर किसी जगह से हम ओपन करते हैं तो उसकी एक्शन सेलेक्टिव हो जाती है। पोटेंसी कम ज्यादा नहीं होती है, पोटेंट ही रहता है, जितनी इफेक्टिविटी उतनी रहती है, लेकिन एक्शन सेलेक्टिव होती है। सिर्फ हिपैटिक सेल के ऊपर ही वो काम करेगा, दूसरे ऊपर काम नहीं करेगा। तो सेलेक्टिव एक्शन क्या करते हैं हम, एक ही टिश्यू के ऊपर अगर कोई ड्रग काम करता है और दूसरे टिश्यू को कोई हार्मफुल या कोई भी साइड इफेक्ट वो नहीं देता है तो उसको हम सेलेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो इसके ओपनिंग से सिलेक्ट एक्शन में सिलेक्शन ज्यादा हो सकता है। तो लोवेस्टेटिन का सिलेक्टिव एक्शन नहीं है, लेकिन प्रेवास्टेटिन जिसमें रिंग ओपन है तो उसमें सिलेक्टिव एक्शन होती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एससीआर और दिस स्टैटिन्स। इट इज यूज्ड, आपका यूज तो आपका चैप्टर का नाम ही है जो हाइपरलिपिडेमिया। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो या अगर मान लो आर्टरी के बीच में, आर्टरी के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उसमें भी ये यूज करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से, और यहाँ पर भी साइटोक्रोम P3A4 यहाँ पर आपको यहाँ पर वो एंजाइम उसका मेटाबॉलिज्म करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लॉफिब्रेट। फाइब्रेट में एग्जांपल है क्लॉफिब्रेट का, इसका भी हम एससीआर देखेंगे। एससीआर में एक बड़ी साइड चेन है, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हो आप, आइसोब्यूटेरिक एसिड ग्रुप, इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड ग्रुप। यहाँ तक है आइसोब्यूटेरिक एसिड ग्रुप। ओके, यहाँ पर मान लो अगर H है तो उसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो इसका ये तो ये साइड चेन है, यहाँ पर कोई भी साइड चेन हो सकती है, लेकिन दिस आइसोब्यूटेरिक एसिड ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट ये जो फिनिल रिंग यहाँ पर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, उसको जो पैरा सब्स्टिट्यूशन है, तो पैरा सब्स्टिट्यूशन जो कंपाउंड है वो अगर यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप हम लगाते हैं या कोई भी पैरा का ग्रुप प्यारा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, लेस हाफ लाइफ। ओके,
तो हाफ लाइफ, अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का ड्रग चाहिए तो हम क्लोरो ग्रुप ऐड करते हैं, अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन का ड्रग, लॉन्ग ज्यादा दिन तक काम करने वाला ड्रग चाहिए तो हम क्या करते हैं, क्लोरो ग्रुप को हटा देते हैं यहाँ पर। ओके, लास्ट यहाँ पर एसीआर में पॉइंट है, इस ऑक्सीजन और इस आइसोब्यूटेरिक एसिड के बीच में अगर हम कोई एडिशन ऑफ स्पेसर, स्पेसर मतलब कोई भी CH2 इस तरह से चेन ऐड कर देते हैं, देन इंक्रीजेस द एक्टिविटी। तो कोई ऐसा ड्रग इसमें आ जाता है कि उसमें अगर स्पेसर ऐड हो जाए तो उससे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इट मेटाबॉलाइज्ड विथ डीस्टेरिफिकेशन इन जीआईटी। तो एक्चुअली इट इज अ प्रोड्रग। वो क्या होता है, प्रोड्रग मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म से पहले इनएक्टिव होता है, जो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म से पहले इनएक्टिव होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिव अपना काम दिखाता है, उसको प्रोड्रग कहा जाता है। तो जीआई ट्रैक्ट में उसका डीस्टेरिफिकेशन होता है, डीस्टेरिफिकेशन होने के बाद हमें मिलता है क्लोफिब्रिक एसिड। डीस्टेरिफिकेशन मतलब यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ पर मान लो H और OH, तो ये निकल जाता है ग्रुप, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर ये ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये एसिड बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोफिब्रिक एसिड। ओके, तो जीआईटी में क्लोफिब्रिक एसिड जब बनता है, नाउ दिस क्लोफिब्रिक एसिड इज एक्टिव एजेंट, ओके, व्हिच एक्ट एज अ फाइब्रेट। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लोफिब्रेट, इसके भी यूजेस सेम। लास्ट and important is cholestyramine. It comes in category of resins. Resins क्या होते हैं? Okay, resins they binds, okay, it binds bile in GIT. जो बाइल होता है कहाँ पर, GIT में। बाइल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। ओके, और बाइल जूस आ जाता है GIT में, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए या फैट के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बाइल जूस जीआईटी में आता है, तो बाइल जूस जैसे ही जीआईटी में आ जाएगा तो इसका नाम देखो क्या है, हमने देखा था बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। सिक्वेस्ट्रेंट में आप इस ब्रैकेट में लिख दो सेपरेटर या फिर क्वारंटाइन करने वाला। सिक्वेस्टर का मीनिंग क्या है, क्वारंटाइन। अभी क्वारंटाइन का मीनिंग बताने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, तो सिक्वेस्ट्रेंट क्या, क्वारंटाइन करने वाला। तो हमारे जो रेजिन है वो बाइल एसिड को अलग करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ओके, एंड बाइल एसिड को अलग करने, कैसे अलग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अनायन एक्सचेंजर। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ इसके एससीआर में भी ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, नाइट्रोजन ने क्या किया है, 3 CH3 के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में CH3 थ्राइस, तो 3 CH3 और यहाँ पर भी एक CH2, इस तरह से नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है और इस पॉजिटिव के साथ यहाँ पर निगेटिव क्लोराइड आयन है। तो ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, क्वाटर्नरी नाइट्रोजन है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो ये जो बाइंडिंग साइट मतलब क्या होता है, ये अनायन एक्सचेंजर की तरह काम करता है। ये रेजिन क्या होते हैं, अनायन एक्सचेंजर की तरह काम करते हैं। मतलब क्या है, एक आनायन को देना और दूसरे आनायन को लेना। किस तरह से, इसके पास कौन सा आनायन है, Cl- ये आनायन है हमारे इस रेजिन के पास। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज क्लोरीन को एक्सचेंज कर देता है विथ अनायन ऑफ बाइल, बाइल के आनायन के साथ। बाइल एसिड में जो भी आनायन होगा उसको लेता है, मतलब बाइल एसिड को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि बाइल एसिड अपना आनायन सेपरेट करके नहीं देता, ये सेपरेट करके दे देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो एक क्लोराइड आयन इजीली वो दे देता है और फिर ये खींचता है दूसरे आनायन को। किसके आनायन को खींचता है, बाइल एसिड के आनायन को अपनी तरफ खींचता है। और इस तरह से बाइल एसिड के आनायन को खींचने के बाद बाइल एसिड भी इसमें ट्रैप हो जाता है। ये एक रेजिन है, मतलब बहुत एक चेन होती है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है इसका, बहुत बड़ी इसकी चेन होती है। और इस चेन में वो जो बाइल एसिड है वो ट्रैप हो जाता है। बाइल एसिड ट्रैप होने के बाद हमें पता है कि जीआई ट्रैक्ट में बाइल जूस या बाइल एसिड की बहुत जरूरत होती है। अगर ये बाइल एसिड जीआई ट्रैक्ट में नहीं है तो फूड का डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसका सिग्नल जाता है लीवर के पास, और लीवर को पता चलता है कि उसका जो बाइल है वो खत्म हो चुका है। उसको नहीं पता कि कैसे खत्म हो गया, लेकिन उसको सिग्नल जाता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कि उसका जो
बाइल है जीआई ट्रैक्ट में वो खत्म हो चुका है, तो वो क्या करेगा, लिवर प्रोड्यूसेस मोर बाइल, वो ज्यादा बाइल प्रोड्यूस करता है। और अल्टीमेटली जब वो बाइल प्रोड्यूस करता है तो बाइल विच प्रोड्यूसेस बाइल बाय यूटिलाइजिंग फैट, बाइल प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो लिवर में स्टोर किया हुआ फैट है उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। और इस तरह से जो फैट की जो मतलब जो फैट डिपॉजिट था वो यूज करता है बाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, और इस तरह से बॉडी में जो फैट की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ओके, सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ दिस कोलेस्टेरामाइन और रेजिन विच इज वेरी इफेक्टिव ड्रग है। और इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है। ये क्या करता है, जो बाइल एसिड को है अपनी तरफ खींच लेता है, उसको कभी छोड़ता ही नहीं, और वो फीसेस में से अपने जीआई ट्रैक्ट में से वो निकल जाता है। ओके, वैसे ही निकल जाता है, उसका कुछ मेटाबॉलिज्म होता नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली वो फीसेस से निकल जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट बोर्ड में हम इसका इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इस यूनिट 3 में कुछ ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक बचे अभी जो उनका मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटा सा टॉपिक इसमें है, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके बारे में पहले हम देखेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसका शॉर्ट फॉर्म होता है CHF। ओके, तो व्हाट इज CHF, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है बॉडी में जिसमें जो हार्ट है कुछ वजह से, कुछ कारणों की वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, डिक्रीज पंपिंग पावर ऑफ हार्ट मसल, तो क्या होता है, जो पंपिंग पावर है हार्ट की वो कम हो जाती है, उससे क्या होता है, चेन बन जाती है, बड़ी सी चेन। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, ये दो रीजन है उसके। ये क्यों होता है ऐसा, पंपिंग पावर ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल, हार्ट की जो मसल होती है जिनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से नहीं होता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, मान लो ये हार्ट है। ओके, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ आधा इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आधा होने की वजह से क्या होता है, इसमें से जो आपको पता है नीचे की तरफ वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। तो वेंट्रिकल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से हार्ट से ब्लड का जो आउटपुट है कम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो उससे क्या होता है, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, हार्ट से जो ब्लड का निकलने वाला आउटपुट है कम हो जाता है। उससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ हार्ट, तो ऑब्वियसली हार्ट के अंदर से ब्लड का आउटपुट कम होगा, मतलब ब्लड कहाँ पर जमा होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जमा होगा हार्ट में। ओके, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ हार्ट, उससे क्या होता है, डिक्रीज सिस्टेमिक एंड रीनल ब्लड प्रेशर। ओके, जो पूरे बॉडी में ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो सारा हार्ट में जमा हो रहा है, बॉडी में ब्लड की कमतरता हो रही है, रीनल किडनी में भी ब्लड की कमतरता हो रही है, कमी हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज सिस्टेमिक, पूरे बॉडी, सिस्टेमिक इज इक्वल टू पूरी बॉडी, सिस्टेमिक का मतलब हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन, तो पूरी बॉडी में। और किडनी में भी, किडनी को अलग से इस यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि किडनी को ब्लड फ्लो होना जरूरी होता है। ओके, तो किडनी को यहाँ पर अलग से मेंशन किया है, तो पूरी बॉडी एक तरफ और किडनी एक तरफ, इस तरह से सिस्टेमिक और रीनल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फाइनली सिस्टेमिक में, बाकी अदर पार्ट में हमारा लंग्स भी आता है, तो लंग्स में पानी जमा होने लगता है, वहां पर ब्लड का फ्लो कम होता है, मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर बढ़ जाता है। ओके, तो फाइनली पल्मोनरी एडिमा वहां पर एडिमा हो जाता है, एडिमा मतलब डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, सूजन हो जाती है, एंड किडनी में भी वैसे होता है, एंड फाइनली इट कॉजेस रीनल फेल्यूर, किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। सो दिस इज अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। उसमें ऐसा बड़ा कोई क्लास हम यूज नहीं करते, मेनली इसमें हम यूज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन दो आते हैं, तो डिगॉक्सिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने निकाला है, दोनों डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, these are cardiac glycoside which are obtained from digitalis lanata plant.
ओके, तो इट इज अ ग्लाइकोसाइड means it contains two part, one is glycon part, second one is aglycon part. Okay, glycon means sugar part and aglycon it is non-sugar part, prosthetic part. Okay, so this aglycon part is very much required for activity. उसमें भी ये जो A B C D चार फ्यूज्ड रिंग आपको दिख रही है, these are cis फ्यूज, A B और C D एक दूसरे से cis फ्यूज है और B और C एक दूसरे से ट्रांस है. ओके, ऊपर की तरह से अपोजिट साइड से फ्यूज्ड है. ओके, तो A B C D चारों रिंग बहुत जरूरी होती है. यहाँ पर ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है 5 मेंबर, ये इसमें अगर चेंज होता है तो चलता है, लेकिन जो 4 मेंबर रिंग है आपकी फ्यूज्ड रिंग, 4 साइक्लिक रिंग. ओके, इसको हम टेट्रासाइक्लिक भी कहेंगे, इसको हम टेट्रासाइक्लिक रिंग भी कहेंगे. टेट्रा मीन्स 4, टेट्रासाइक्लिक रिंग विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी. ओके, क्या है इसका इफेक्ट? दे कॉजेज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. दो इफेक्ट होते हैं, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक. जो भी ड्रग हार्ट का हार्ट रेट बढ़ाते हैं उसको कहते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग, और जो हार्ट का फोर्स बढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स. ओके, सो इट इंक्रीजेस हार्ट रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है. रेट बढ़ता है मतलब ऑब्वियसली आउटपुट भी बढ़ जाता है. ओके, इट इनहिबिट कैसे करता है? मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मेम्ब्रेन पंप. ओके, तो हमने देखा था एक सेल होती है और सेल के ऊपर मान लो ये सेल है और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते हैं. तो ये जहां से भी सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर आते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप. और उस पंप को डिस्ट्रॉय करने वाला जो होता है एंजाइम, इस पंप को डिस्ट्रॉय करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. ओके, जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो काम होने के बाद वो एटीपीएस क्या करता है? इस पंप को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये जो ड्रग क्या करते हैं? हमारे ड्रग ये इस एटीपीएस को इनहिबिट करते हैं, और एटीपीएस को इनहिबिट करने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली सोडियम और पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और सोडियम पोटेशियम इजीली सेल के अंदर बाहर करेंगे, उससे डीपोलराइजेशन बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इसमें सेकंड ड्रग है, सेकंड ड्रग इज बोजेंटन ड्रग. ओके, बोजेंटन ड्रग में ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप आपको दिख रहा है इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, और इसमें सेम काम करता है वो ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में एट्रियल फाइब्रिलेशन में भी काम करता है. एट्रियल फाइब्रिलेशन वर्ड के बारे में हमने देखा था. तो एट्रियल फाइब्रिलेशन भी इसमें भी ये काम करता है और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी काम करता है. और इट आल्सो यूज्ड इन पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन. ओके, तो पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन, तो जो पल्मोनरी एट्रिया से आता है, पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आता है उसमें अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन. तो जो लंग्स से ब्लड आता है, ओके, लंग्स से ब्लड आता है एट्रियम में, उसमें अगर प्रेशर ज्यादा है तो एट्रिया के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन. तो इसमें हम इसको यूज करते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होता है with the help of CYP450 enzyme. It is enzyme present in liver. Okay, so this was about drugs used in congestive heart failure. इसी का एक एनालॉग होता है सिमिलर एजेंट, दैट इज टेजोसेंटन, बोजेंटन एंड टेजोसेंटन. चार ही मेन ड्रग है इसमें. एक एक ड्रग हमने लिया है. डिगॉक्सिन इसी की तरह होता है डिजिटॉक्सिन, और दूसरा है बोसेंटन उसी की तरह होता है डेजोसेंटन. ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारे इस यूनिट का है कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स. ओके, तो लास्ट पार्ट इसमें आता है कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स. व्हाट इज कोएगुलेंट्स? उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कोएगुलेशन. ओके, तो जब कभी भी हमारा जो ब्लड है वो ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब भी कभी ब्लड लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। ओके, तो जो भी हमें पता है हमारा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में किसी भी वजह से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ओके, किस तरह से होता है और कब जरूरी है, दो चीज है इसमें। कोएगुलेशन कब जरूरी है, मान लो हमारे हाथ के ऊपर यहाँ पर इंजुरी आती है, यहाँ पर कोई जख्म आती है, जख्म आने के बाद अंदर से ब्लड बाहर आएगा। ब्लड बाहर आने के बाद अगर वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा तो कंटिन्यूअसली बॉडी से ब्लड बाहर चला जाएगा। ओके, कंटिन्यूअसली बॉडी से ब्लड बाहर चला जाएगा, उसको हम कहते हैं हीमोरेज। ओके, हीमोरेज, उसको रक्तस्राव कहा जाता है। ओके, तो जब कभी भी जख्म होती है तब जहां पर भी जख्म हो उस जगह पर जो भी ब्लड है वो ब्लड से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर जख्म है, यहाँ से जो भी ब्लड बाहर आ रहा है, तो जो भी ब्लड है वो लिक्विड से अगर सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सिर्फ यहाँ पर, मैं सिर्फ जहां पर जख्म होती है वहां की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर अगर वो सेमी सॉलिड से सॉलिड फॉर्म में, हाँ सॉरी, लिक्विड से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, जो भी जख्म है वो बंद हो जाएगी और ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। ये नॉर्मली होता है हमारे बॉडी में। ओके, जब कभी भी हमें जख्म होती है, अगर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ना हो तो हमारे बॉडी से छोटी भी जख्म हो तो भी पूरा ब्लड बाहर चला जाएगा। तो क्लॉटिंग होना जरूरी है, कब, जब जख्म हो तब। लेकिन अभी हमारी ये नॉर्मल बॉडी चल रही है मान लो, और नॉर्मल बॉडी में अगर किसी आर्टरी के बीच में क्लॉट हो जाए, ओके, आर्टरी के बीच में अगर क्लॉट हो जाए तो वो क्लॉटिंग क्या करेगी, आर्टरी आपको पता है अलग अलग ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, और मान लो जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, लंग्स को ब्लड सप्लाई करने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है, उसमें अगर क्लॉट बन जाए एबनॉर्मली, कुछ जख्म नहीं वगैरह कुछ नहीं, लेकिन बन जाए, तो क्या हो जाएगा, उस लंग्स का ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में मतलब बॉडी के अंदर नॉर्मली कभी भी क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्लॉटिंग कब होनी चाहिए, जब हमें जख्म होती है तभी। ओके, तो जब कभी भी हमें जख्म होती है तब क्या प्रोसेस होती है, हम नॉर्मल प्रोसेस देखेंगे शॉर्ट में। टिश्यू डैमेज ऑलरेडी एचईपी में हम आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी टिश्यू को डैमेज होता है तो टिश्यू डैमेज होने के बाद वहां पर रफ सरफेस बन जाता है, वहां पर जो भी ब्लड वेसल है वहां पर रफ सरफेस बन जाता है, और रफ सरफेस बनने की वजह से जो भी थ्रोम्बोसाइट वहां से जा रही है, जो भी थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट वहां से जा रही है, वो थ्रोम्बोसाइट डिस्टर्ब हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ओके, मान लो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर कोई जख्म होती है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट है, तो ये जो ब्लड जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर जख्म होने की वजह से यहाँ पर रफ सरफेस बन गया। रफ सरफेस बनने की वजह से क्या होगा, जो प्लेटलेट है वो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने से उसमें से निकलता है एक यहाँ पर केमिकल जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखो, थ्रोम्बोसाइट के नाम से उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम मिला है। थ्रोम्बोसाइट से मतलब प्लेटलेट से निकलता है, इसलिए उसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने के बाद अभी यहाँ से ट्रिगर होता है क्या मैकेनिज्म, क्लॉटिंग का। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ऑलरेडी एक प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन करता है थ्रोम्बिन में। ओके, फिर से वो थ्रोम्बिन क्या करता है, दूसरा एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, जो ऑलरेडी सोल्यूबल फॉर्म में होता है, ब्लड में होता है सोल्यूबल फॉर्म में। ओके, तो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में आते ही ये जो सोल्यूबल फॉर्म में फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट होता है इनसोल्यूबल फाइब्रिन में, और फाइब्रिन से आप याद रखो फाइबर्स। ओके, फाइबर्स मतलब थ्रेड्स। ओके, तो मान लो यहाँ पर अगर जख्म होती है तो यहाँ पर जो भी फाइब्रिन अगर बन जाता है तो फाइब्रिन यहाँ पर एक तरह से जाली बना जाता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क बना जाता है, और नेटवर्क बनाकर जो भी अंदर का ब्लड फ्लो है उसको रोक देता है। उसी को हम कहते हैं क्लॉटिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉटिंग। ओके, तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, वेरियस फैक्टर्स लाइक विटामिन के, विटामिन कैल्शियम, फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 10 तक बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं। तो उनकी डिटेल आपने एचईपी में आप अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसको रिवाइज कर लो एक बार, वो सारे फैक्टर्स के बारे में। ओके, तो दिस इज नॉर्मल क्लॉटिंग, दिस इज अ नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसीजर। तो अभी दो एजेंट होते हैं ये क्लॉटिंग को बढ़ाते, उसको उनको हम कहते हैं कोएगुलेंट।
और एक क्लॉटिंग को कम करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ कंडीशन में हम कोआगुलेंट यूज करते हैं और कुछ कंडीशन में हम एंटीकोआगुलेंट यूज करते हैं। तो वही हम एक एक उनका एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि कौन सी कंडीशन में हम किसे यूज करते हैं। सबसे पहले कोआगुलेंट में हम ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनाडायोन के बारे में, विच एक्ट एज अ कोएगुलेंट। कोएगुलेंट में इसका आईयूपीएसी नेम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, 2 मिथिल 1,4 डाइहाइड्रो। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है इसलिए हाइड्रोजन ऐड हो गया है और डबल बॉन्ड निकल गया है इसलिए 1,4 डाइहाइड्रो। इसका नाम है नैप्थेलीन। आपको पता होगा दो बेंजीन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको नैप्थेलीन कहते हैं और उनके 1,4 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है इसलिए 1,4 डाइओन। तो इट इज ए विटामिन के एनालॉग, विटामिन के एनालॉग है। और विटामिन के एनालॉग है मतलब क्या है, विटामिन के किस तरह काम करेगा। विटामिन के क्या है मैंने आपको यहाँ पर बताया, या इट इज क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये भी क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। और इसका यूज क्या है, हम क्लॉटिंग कब बढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं। इट हेल्प्स इन सम डिसीज लाइक हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, जो हमारे बॉडी में जन्म से जेनेटिक ऑर्डर, जेनेटिक रीजन की वजह से हमारे जन्म से ही किसी के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन को वेरी रेयर कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। अगर हीमोफिलिक पेशेंट को इंजरी हो जाए, इंजरी क्या, उसको कभी ब्रश करते वक्त भी दांत में से खून आ जाए तो वो खून रुकता ही नहीं है। इतना ड्रास्टिक कंडीशन, इतना उसका हम क्या कहते हैं खतरनाक कंडीशन उससे हो जाती है। ओके, तो हीमोफीलिया ये जो डिसीज है इसमें हम कोएगुलेंट यूज करते हैं जो क्लॉटिंग को बढ़ाते हैं। ओके, लेकिन इसकी भी साइड इफेक्ट है कि वो नॉर्मल, इसकी भी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है कि नॉर्मल सर्कुलेशन में भी क्लॉटिंग इसका बढ़ सकता है। ओके, तो कोएगुलेंट हम बहुत ही रेयर केसेस में देते हैं जब लाइक हीमोफीलिया। नेक्स्ट है इसमें लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट बहुत सारे केस में देते हैं हम क्लॉटिंग को कम करने के लिए, लाइक वारफेरिन। वारफेरिन का एक एग्जांपल है मेरे पास, स्ट्रक्चर है। ओके, आईयूपीएसी नेम हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक दो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट क्या है, मान लो मैंने आपको वैसे एग्जांपल दिया है, आर्टरी है और ये आर्टरी मान लो यहाँ से इस लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। ओके, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। ओके, इस आर्टरी में मान लो इस आर्टरी में यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाए। ओके, तो इस क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो क्लॉटिंग अगर नॉर्मली जख्म के ऊपर हो जाए तो उसको क्लॉट कहेंगे, लेकिन अगर एबनॉर्मली किसी आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए क्लॉटिंग हो जाए तो उसको क्लॉट नहीं कहेंगे, उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे। ओके, तो नॉर्मल जो क्लॉट होता है उस प्रोसेस को क्लॉटिंग कहा जाता है। नॉर्मल जो क्लॉट बनता है जख्म में, तो क्लॉट बनने की जो प्रोसेस है उसको क्लॉटिंग कहा जाता है। लेकिन एबनॉर्मली अगर थ्रोम्बस बनता है, एबनॉर्मली अगर थ्रोम्बस बनता है किसी वजह से, क्यों हो सकता है, यहाँ पर मान लो फैट डिपॉजिट है, फैट डिपॉजिट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब कभी भी प्लेटलेट जाएगी तो प्लेटलेट को रफ सरफेस लगेगा क्योंकि ड्यू टू फैट डिपोजिशन, और प्लेटलेट रप्चर होकर यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। तो ऐसे एबनॉर्मली विदाउट इंजुरी अगर थ्रोम्बस बनता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो अभी थ्रोम्बोसिस कौन से आर्टरी में बना है, ये उस आर्टरी में बना है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता था। तो पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हुआ है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। ओके, तो ये जो हमारे एंटीकोगुलेंट है ये इसी को रोकते हैं, इस कोएगुलेशन को। ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल क्लॉटिंग है, ऐसी क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, इस क्लॉटिंग को रोकने का काम ये एंटीकोगुलेंट करते हैं। इंटरनल सर्जरी होने के बाद तो ये हमेशा देते हैं, क्योंकि इंटरनल सर्जरी होने के बाद
बॉडी के इंटरनल जो घाव होते हैं वहाँ के आसपास बहुत सारी क्लॉटिंग हो सकती है, तो वहाँ वारफेरिन का इंजेक्शन, हिपेरिन का इंजेक्शन देते हैं नॉर्मली। ओके, तो इट इनहिबिट विटामिन के रिडक्टेज, कैसे काम करता है, ये विटामिन के रिडक्टेज इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम क्यों जरूरी है, ये जो एंजाइम होता है विटामिन के रिडक्टेज, उसका नाम ही आपको उसका काम बताता है, ये रिडक्शन करता है विटामिन के का। पहले हम एंजाइम के बारे में जानेंगे। ये जो रिडक्टेज एंजाइम है विटामिन के रिडक्टेज, ये रिडक्शन करता है किसका, विटामिन के का, विच कॉजेज डिक्रीज। अभी विटामिन के का रिडक्शन जो होता था तो उससे क्या बनता था, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के। विटामिन के का रिडक्शन जब कभी भी होगा तो बनेगा रिड्यूस्ड फॉर्म। रिडक्शन क्या है आपको मैंने बताया था, ऑयल रीक। ओके, ऑक्सीजन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब विटामिन के मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो रिड्यूस्ड फॉर्म है विटामिन के का, विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, वो क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। तो अगर हम इसका रिडक्शन ही रोक दें तो नॉर्मल विटामिन के कोई काम का नहीं। विटामिन के कौन सा काम का है, जिसका रिडक्शन हो चुका है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, वो विटामिन के काम का है, रिड्यूस्ड फॉर्म काम का है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्लॉटिंग में मदद करता है, किसका, विटामिन के का। तो अगर हम उस एंजाइम को ही रोक दे, उसका रिडक्शन ही रोक दे, तो क्लॉटिंग होगी ही नहीं, और बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब बहुत सारी कंडीशन को हम रोक सकते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पर, एक थ्रोम्बोसिस, एक एम्बोलिज्म। अभी एम्बोलिज्म क्या है, एम्बोलिज्म मान लो यहाँ पर देखो इस तरह से ब्रांचिंग है आर्टरी की। ओके, यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया। अभी थ्रोम्बस क्या होता है, क्या अगर थ्रोम्बस इस जगह से डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद वो क्या होता है, इस आर्टरी में सर्कुलेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर तो आर्टरी बड़ी है, मान लो इस तरह की ब्रांचिंग है। ओके, और यहाँ पर आर्टरी की ब्रांचिंग छोटी है, तो ये किडनी की तरफ गया है, मान लो आप, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन किडनी की तरफ गया है और ये लंग्स की तरफ गया है। तो आर्टरी की एक ब्रांच मान लो किडनी की तरफ जा रही है, एक ब्रांच लंग्स की तरफ जा रही है, और यहाँ पर थ्रोम्बस बना है। जो थ्रोम्बस यहाँ पर तो थ्रोम्बसिस है वो, लेकिन थ्रोम्बस अगर डिटैच होकर यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करे तो एक तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं पर भी जाओ, मान लो इधर गया तो इधर अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आर्टरी की साइज बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आर्टरी की साइज छोटी है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, लंग्स का ब्लड सप्लाई कम कर देगा। ओके, तो थ्रोम्बस एक जगह से अलग होकर दूसरी जगह जाकर अगर अटक जाता है तो यहाँ पर इसका नाम अभी चेंज हो जाता है, इसका नाम है इम्बोलस। इसको हम कहते हैं इम्बोलस, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्बोलिज्म। ओके, इम्बोलिज्म। तो किसका इम्बोलिज्म है, लंग्स का, मतलब पल्मोनरी इम्बोलिज्म। यही अगर थ्रोम्बस यहाँ से अटैच डिटैच होकर यहाँ पर अगर अटैच हो जाता, यहाँ पर अगर रुक जाता तो किडनी का एम्बोलिज्म होता। तो किडनी मतलब रीनल, तो उसको हम कहते हैं रीनल एम्बोलिज्म। तो ऐसे हर तरह का पल्मोनरी, लंग्स यहाँ पर डायरेक्टली अगर प्रिपेयर हो जाए तो थ्रोम्बस, दूसरी जगह से प्रिपेयर होकर अटक जाए तो इम्बोलस। ओके, तो थ्रोम्बोसिस एंड इम्बोलिज्म। ओके, एक ही जगह पर बनता है तो थ्रोम्बस, और कंडीशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोसिस। एक जगह पर बनकर दूसरी जगह जाकर अटकता है तो इम्बोलस, और कंडीशन को हम कहेंगे इम्बोलिज्म। जिस भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो रुकाता है उसके ऑर्गन के हिसाब से उसको नाम दिया है, लाइक पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रीनल थ्रोम्बोसिस, रीनल एम्बोलिज्म, कार्डियक थ्रोम्बोसिस। अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में रुक जाए तो कार्डियक एम्बोलिज्म उसको हम कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म वारफारिन का होता है CYP2C9 की वजह से, जो उसका हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इन शॉर्ट एंटीकोगुलेंट, कोएगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट ऑफ कोएगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट एजेंट्स। ओके, यहाँ पर हमारा यूनिट 3 का मेजर पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।